नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता। हमारे राज्य में प्याज की खेती खरीफ व रबी दोनों ही मौसम में की जाती है और जिन किसानों ने इसकी खेती खरीफ मौसम में करने के लिए नर्सरी डाली है, उनकी पौधे रोपाई के लिए तैयार हो गई होगी। तो प्याज की तैयार स्वस्थ पौधे के खेत में रोपाई करते हुए खड़ी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्य को करें, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाई, जिन लोगों ने खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार कर ली हो तो ये सबसे अच्छा समय है, उपयुक्त समय है खरीफ के ट्रांसप्लांटिंग का। आप किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि खरीफ प्याज की जो रोपाई है वो कम से कम 8 हफ्ते के सीडलिंग होने चाहिए, तब वो तैयार होते हैं। और ऐसे खेत में इनको लगाना चाहिए जहाँ जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो। किसान भाइयों, प्याज ठंडे मौसम की फसल है, लेकिन इसे खरीफ में भी उगाया जा सकता है और प्याज का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन करना जरूरी होता है। तो खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली किस्में हैं एग्री फ्राउन डार्क रेड, N53, भीमा सुपर, लाइन 883 और भीमा रेड इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर रोपाई कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं भूमि के चयन की। तो प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास एवं जीवांश युक्त उपजाऊ दोमट तथा बलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मृदाओं में नहीं उगाना चाहिए। खरीफ प्याज में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो खेत की तैयारी की ही बात होती है, क्योंकि खरीफ में सबसे अधिक खरपतवारों का वो होता है। तो जब आप खेत की तैयारी करें तो रोटावेटर इसके लिए बहुत उपयुक्त चीज़ होती है। रोटावेटर चला के आप पूरे खरपतवार को ज़मीन में मिला दें। और दूसरा इसमें एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कहीं पर भी ढेले और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंकड़ पत्थर जो हैं उनको आप साफ करके और खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करें। कि आप जब कभी प्याज के लिए खेत तैयार करें तो 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद जरूर डालें। दूसरी बात होती है उसके न्यूट्रिशन की, उसके पोषण की। तो जितना अच्छा आप उसमें पोषण देंगे उतना अच्छा आपका प्याज का उत्पादन होगा। तो इसमें जो सामान्य रिकमेंडेशन है वो 40-20-40 की है, मतलब 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो स्फूर और 40 किलो पोटेशियम प्रति एकड़। जो मैंने आपको 40-20-40 बताया है, इसका 60% आप बेसल डोज के रूप में दें। और 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आप जो बचा हुआ नाइट्रोजन है उसको आप जितने ज़्यादा स्प्लिट डोजेस में डालेंगे, टुकड़े टुकड़े में, उतना बेहतर होगा। किसान भाइयों, प्याज का अधिक उत्पादन लेने के लिए आप पौध का उपचार करके वैज्ञानिक तरीके से रोपाई करते समय कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जब ये खेत की तैयारी कर लें और उसके पोषण का समुचित प्रबंध कर लें, तो जब हम रोपाई की बात करते हैं तो हम ये ध्यान दें कि जब हम पौध को उखाड़ें तो उसके पहले, चूँकि इसमें कोई ऐसी टैप रूट नहीं होती है, उथले जड़ वाली फसल होती है, तो इसकी सिंचाई करके और जितना उतना ही उखाड़ें जितना वो घंटे 2 घंटे के अंदर लगता चला जाए, उखाड़ के रख ना लें। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ पौधे का ही चुनाव करना चाहिए, जिनमें रोग हो उनको अलग कर दीजिए। और साथ में जड़ शोधन भी जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम अपन को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से रखना है। जैसे आप उखाड़ते हैं उसको 15 से 20 मिनट तक उस घोल में आप रख दें। जड़ शोधन करके आप इसका ये रोपाई करें। क्यारियाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि क्यारियाँ एकदम सीध में होनी चाहिए और ज़मीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर होनी चाहिए, जिससे जल निकास होता रहे, पानी नहीं रुकना चाहिए। बरसात में कई बार पानी अगर रुक जाता है तो प्याज के सड़ने की संभावना रहती है। रुपाई आप
पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर से 12-15 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं, और रो की दूरी आप वैरायटी के हिसाब से आप 20 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। किसान भाइयों, खरीफ प्याज की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए प्याज की फसल में आवश्यकता होने पर सिंचाई करें। इसमें ध्यान देने की बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बरसात में खरपतवार की समस्या सबसे अधिक रहती है। तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि इसका हाथों से निदाई करें, तो उससे क्या होता है कि आपकी गुड़ाई भी हो जाती है। जब आप खुरपी के द्वारा घास निकालते हैं तो साथ साथ में गुड़ाई भी हो जाती है, जिससे एरिएशन होता रहता है, तो कंद बड़े और बढ़िया आकर्षक बनते हैं। जहाँ तक इसकी सिंचाई की बात है, तो बरसात में आप खेत की दशा के अनुरूप आप इसमें कम से कम 8 से 10 दिन में, जैसा आपका खेत है, पानी की स्थिति है, बारिश नहीं हो रही है, तो उसके हिसाब से आप उसमें सिंचाई की व्यवस्था बनाएं। तो किसान भाइयों, आपको ये खरीफ प्याज की खेती के संबंध में जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो आपको आवश्यक बिंदु ध्यान में रखने हैं, उनके बारे में मैंने बताया। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बम्पर पैदावार प्राप्त हो। अधिक पैदावार के लिए किसान फसलों में अंधाधुंध विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे किसानों की लागत बढ़ जाती है और लाभ कम मिलता है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे आप उर्वरकों के अनावश्यक प्रयोग से बच सके और अधिक लाभ मिल सके। परंतु कैसे करें संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह। जब आप खरीफ की बिजाई कीजिए तो आप खरीफ की बिजाई से पहले यदि आपके हाथ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है आ गया है, तब तो उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अपने खेत में आप जो है उस कार्बनिक खाद का या उर्वरक का आप जो है उपयोग कीजिए। यदि जो है आप जो है जांच नहीं करा पाए हैं कि आप जिस तरह से मुख्य पोषक तत्व में आपका जिस तरह से नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, पोटास आ गया, द्वितीयक पोषक तत्व में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ गया, और सूक्ष्म तत्व में जिस तरह से आपका जो है जिंक आ गया, लोहा आ गया, तांबा आ गया, मैंगनीज आ गया, तो जिस तरह से इस मिट्टी में हमारी जो है मिट्टी में अधिकतर जिस तरह से ज़्यादातर जो है ये देखा गया है कि सल्फर और जो है लोहे की जो है ना कमी पाई जाती है किसान बंधुओं। तो इसको आप क्या कीजिए, जिस तरह से आप जो है बाजरा बा रहे हैं, ज़मीन में जो लोहे की कमी है, तो आप क्या कीजिए कि फसल के बिजाई के समय ही 10 किलो फेरस सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जमीन में फेंक करके और उसको जमीन में मिला करके और फसल की बिजाई कर दीजिए। पौधों को अपनी वृद्धि, विकास और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन पोषक तत्वों के न मिल पाने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे पर लक्षण दिखने लगता है। यदि ये पोषक तत्व एक निश्चित समय तक न मिले तो पौधा सूख जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर 17 पोषक तत्व पौधों के लिए जरूरी बताया गया है, जिनके बिना पौधे की वृद्धि विकास संभव नहीं है। इसलिए फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल की जरूरत के अनुसार पोषक तत्व डालना चाहिए। बहुत से किसान भाई मिट्टी परीक्षण नहीं करवा पाते हैं और बीजों की बुआई कर देते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसे में किसान कौन सा पोषक तत्व ले और किस तरह से कितनी मात्रा में डाले, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो और आने वाले समय में फसल से अधिक पैदावार मिल सके। आपके ज़मीन में लोहे की कमी है और यदि आप जो है बेसल में आप फसल की बिजाई के समय आप नहीं डाल पाए हैं, तो उसके लिए अब बहुत सारा उपाय है किसान बंधुओं की। अब जो है सालुबल फर्टिलाइजर जो आ रहा है और वाटर सालुबल भी आ रहा है, मतलब वो पानी में डालिए और आपका घुल जाएगा। तो अब जिस तरह से बहुत सारे जो है फेरस सल्फेट अब घुलनशील आ रहे हैं, वाटर सालुबल आ रहे हैं, तो जैसे ही आपकी फसल जो है 25 से 30 दिन की हो, फसल में आप 5 ग्राम जो है
प्रति लीटर पानी के हिसाब से फेरस सल्फेट ले करके और अपनी जो है ना फसल में आप जो है ना स्प्रे कर दीजिए। तो जब आप स्प्रे कर देंगे तो फोलियर स्प्रे होगा, वो जो है वो ज़्यादा कारगर होगा और पत्तियों के द्वारा पौधा जो है ले लेगा और फेरस की कमी को जो है, आयरन की कमी को, लोहे की कमी को वह जो है सो जो है ना नहीं करेगा। कि अब जो है किसान बंधुओं ज़्यादा से ज़्यादा आप भी जो है ना वाटर सालुबल फर्टिलाइज़र है उसका आप उपयोग आप जो है ड्रिप के माध्यम से और फव्वारा के माध्यम से इसकी मात्रा, जब वाटर सालुबल उर्वरक का आप उपयोग करेंगे तो ये मात्रा भी इसकी कम लगेगी, तो इसकी कीमत भी आपकी कम लगेगी। तो आप जो है अपनी लागत भी कम कर सकते हैं वाटर सालुबल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके। फसलों की वृद्धि, विकास और अधिक उपज प्राप्त करने में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद चौथा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है सल्फर, जिसे गंधक के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मृदाओं में सल्फर की कम मात्रा में उपलब्धता और दलहन व तिलहन फसलों में सल्फर का अवशोषण फास्फोरस से भी अधिक मात्रा में होने के कारण एक अच्छी फसल उत्पादन में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जिसका उचित मात्रा में प्रयोग करना बेहद जरूरी होता है। पानी की उपलब्धता है वहाँ पर जो है मूंगफली बात है। मूंगफली में सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है किसान बंधुओं सल्फर। अब सल्फर आप जो है दो तरह से दे सकते हैं। एक तो आप जो है जिप्सम के माध्यम से दे सकते हैं, तो जिप्सम आपको हमेशा जो है ना बेसल में ही देना पड़ेगा। तो 25 से 30 किलो प्रति कच्ची बीघा आप जो है फसल बिजाई के समय जिप्सम को ज़मीन में फेंक करके आप फसल की बिजाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा किसान बंधुओं कि आपकी फसल में आपको जो है जिप्सम के माध्यम से, जिप्सम में कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होता है, तो आपकी फसल को, आपकी ज़मीन को कैल्शियम भी मिल गया और सल्फर भी मिल गया। यदि आप जिप्सम बेसल में नहीं दे पाते हैं, वाटर सालुबल आता है, उसको आप जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो आप जो है उसको जो है वाटर सालुबल जो है सल्फर ले करके और आप स्प्रे के रूप में आप अपनी फसल पे स्प्रे कर दें, तो आपकी जो है फसल में जो है सल्फर की कमी जो है नहीं आएगा। और यदि आप जहाँ पर पानी है, जो किसान जो है मूंगफली बा रहे हैं, उनके लिए तो कैल्शियम और सल्फर जो है उनकी फसल के लिए अमृत का काम करता है। ये दो चीज़ें तो मूंगफली बाने वाले किसान अवश्य दे जो है उपयोग में लेना चाहिए। दूसरी फसल जिस तरह से मूंग हुआ, आपका बाजरा हुआ, या दूसरी फसल भी ले रहे हैं किसान जिस तरह से, तो उसमें भी जो है सल्फर जो है अपना जो है द्वितीयक पोषक तत्व है दूसरा। लेकिन अब जहाँ पे कमी आ रही है सल्फर की, वहाँ पर ये सल्फर प्राथमिक पोषक तत्व हो गया है। तो सल्फर का उपयोग जिस तरह से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उपयोग कर रहे हैं, उसी तरह से आप जो है ना चौथे पोषक तत्व के रूप में आप सल्फर का अवश्य जो है ना उपयोग करें। तो सल्फर का उपयोग करने का पहले ही अपन चर्चा कर लिए कि जिप्सम के माध्यम से कर सकते हैं, या जिस तरह से वाटर सालुबल सल्फर आता है उसके माध्यम से आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप बेसल में नहीं डाल पाया तो उसको आप जो है पानी छिड़काव के रूप में उसका वाटर सालुबल सल्फर का 25 से 30 दिन का मूंग हो जाए या 25 से 30 दिन का बाजरा हो जाए, उसमें आप जो है स्प्रे करके सल्फर की कमी को आप दूर कर सकते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार, RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीहोर और इसे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहने की संभावना है। हवाओं की दिशा प्रारंभ में दक्षिण पश्चिम से एवं बाद के दिनों में उत्तर पश्चिम से और अंत में पूर्व से रहेगी। हवा की गति सामान्य से अधिक 6.9 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। दिन और रात्रि के तापमान में मामूली गिरावट रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन होने के कारण मौसम में अनिश्चितता बनी हुई है। आगामी दिनों में कहीं कहीं गरज एवं चमक के साथ बौछार युक्त भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इन 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में
इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन, सब्जियों और अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। सोयाबीन की फसल में पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार के बर्ड पर्चर लगाएं। इससे कीट भक्षी पक्षियों द्वारा भी पत्ती खाने वाली इल्लियों की संख्या कम करने में सहायता मिलेगी। सभी खरीफ फसलों में मौसम साफ होते ही अंतःकर्षण क्रियाएं करें। जहां पर सोयाबीन की फसल में फूल गिरने या अफलन की स्थिति को देखते हुए कुछ दिन पश्चात अगर फूल आते हैं तो NPK 19-19 या NPK 0052-34 का छिड़काव करें। छिड़काव के लिए 500 से 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के लिए लें। फफूंद जनित धब्बा रोगों, फलियों पर धब्बा दिखने पर टेबुकोनाजोल और सल्फर का मिश्रण 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और 15 दिन बाद इस छिड़काव को पुनः दोहराएं। सोयाबीन में इल्लियों, इनके अलावा तना मक्खी और सफेद मक्खी का प्रकोप हो रहा है तो पूर्व मिश्रित कीटनाशक बीटा-साइफ्लूथ्रीन और इमिडाक्लोप्रिड का मिश्रण 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अथवा थायोमिथाक्साम और लेमडासाइहेलोथ्रीन का मिश्रण 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जिन स्थानों पर गर्डल बिटल का प्रकोप शुरू हो गया हो वहां पर थाइक्लोप्रिड 21.7 SC की 650 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर अथवा प्रोफेनोफास 50 EC की 1.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर या ट्राइएजोफास 40 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। खेतों में सभी प्रकार की इल्लियों का प्रकोप हो तो वहां पर बताए जा रहे इन कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लूबेंडामाइट 19.35 SC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या इंडोक्साकार्ब 15.8 EC 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या क्लोरेंडीफ्लोर 15.8 SC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। इन दवाओं के छिड़काव के लिए 500 से 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के लिए लें। छिड़काव के बाद 7 से 8 घंटे तक मौसम खुला होना आवश्यक है, अन्यथा दवाई कारगर नहीं होगी। नए फलदार पौधों के रोपण के लिए गड्ढों की तैयारी करें और गोबर की खाद 15 से 25 किलोग्राम प्रति गड्ढा की दर से देवें। अमरूद और नींबू में गूटी बांधकर नए पौधे तैयार करें। वर्षा काल में सभी पशुओं को 3 प्रमुख बीमारियों जैसे गलघोटू, एकटंगिया, खुरपका, मुंहपका रोग से टीकाकरण नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके लगवाएं। रोग लगने पर पशुओं का पशु चिकित्सक से इलाज जरूर करवाएं। गौशाला में पशुओं का टीकाकरण करवाएं और कीचड़ एवं जल भराव की स्थिति से बचाएं। पशुशाला और मुर्गीशाला में किलनी और चिमड़ी के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। जुलाई अगस्त का महीना मछलियों के लिए प्रजनन का होता है। नवीन मछली बीज डालें और तालाब से अनावश्यक जीव जंतुओं और अवांछनीय मछलियों की सफाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कुटरावली, जिला पन्ना के कृषक महेंद्र कुमार ने। ये संरक्षित खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम बात करेंगे पॉली हाउस में किन किन फसलों की खेती की जा सकती है तथा पॉली हाउस में इन फसलों की खेती करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन फसलों की पॉली हाउस में खेती की जा सकती है। तो जब हम बात करते हैं फसलों की खेती की तो वेजिटेबल्स जो सब्जियों की खेती है उसमें हम कलर्ड कैप्सिकम, डिफरेंट कलर जो है कैप्सिकम की उसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा चेरी टमाटर की खेती कर सकते हैं। सीडलेस कुकुम्बर जो बीज रहित खीरा है उसकी खेती कर सकते हैं। और ऑफ सीजन टमाटर, जो टमाटर है वो ऑफ सीजन में करेंगे तभी उसका ज़्यादा फ़ायदा हम ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम एक्जोटिक जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो पत्तीदार सब्जियां हैं, उनकी खेती भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। अब बात करते हैं फूलों की खेती।
तो फूलों की फसलों में हम बात करेंगे तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या पॉली हाउस में हम गुलाब की खेती कर सकते हैं, जरबेरा की खेती कर सकते हैं, कार्नेशन की खेती कर सकते हैं, इसके अलावा ऑर्किड की खेती कर सकते हैं, एंथूरियम की खेती कर सकते हैं और क्राइसेंथेमम की खेती कर सकते हैं। और जब बात करते हैं फलदार पौधों की, तो फलदार में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रो की जा सकती है प्रोटेक्टेड में, वो आपका स्ट्रॉबेरी, जिसको हम पॉली हाउस के अंतर्गत कर सकते हैं। पॉली हाउस फसलों को हवा, बारिश और अन्य जलवायु कारकों से बचाता है। ये फसलों के चारों ओर माइक्रो क्लाइमेट बनाता है, जो उत्पादन और गुणवत्ता के संबंध में अधिकतम वृद्धि में मदद करता है। पॉली हाउस उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता भी प्रदान करता है, जिसके कारण फसल की पैदावार और बेहतर होती है। पॉली हाउस में विभिन्न परिस्थितियों में पौधों को उगा सकते हैं, जो कि किसी विशेष जलवायु क्षेत्र में खेती करना असंभव है। पॉली हाउस में फसलों की खेती आपको न्यूनतम क्षेत्र में अधिकतम लाभ दे सकती है। अब किसान भाइयों, जैसे आपने पता कर लिया कि आपको कौन सी फसल पॉली हाउस के अंदर लगानी चाहिए और उसके बाद उसके क्या क्या फायदे हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं चुनाव, जगह का, स्थान का चुनाव कैसे करें जहाँ पे पॉली हाउस लगाना हो। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको कि जो पेरी अर्बन एरियाज है, जहाँ मार्केट की नज़दीकता हो, ऐसे जगह पे इसको लगाना चाहिए। दूसरा, इसको ऐसे स्थान पे लगाना चाहिए जो आपका एरिया है उसमें हाइटेड एरिया है, जो ऊंचा एरिया है उसमें लगाना चाहिए, ताकि आपका पानी की भरने की समस्या है वो इसमें नहीं आए। दूसरा, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो आप स्ट्रक्चर लगाने जा रहे हैं, जहाँ पॉली हाउस स्थापित करने जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर स्थापित करने जा रहे हैं, वो वेल कनेक्टेड, यानी कि वहाँ रास्ता होना चाहिए, ताकि आप जो आदान है, जो भी रिक्वायरमेंट है या उसका प्रोड्यूस है, वो आसानी से बाज़ार में ले जा सकते हैं और ला सके, इनपुट्स जो हैं वो ला सके। तो ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आसपास में लेबर आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हो जाए और लगातार उपलब्ध हो जाए, ऐसी जगह का चुनाव करें। पॉली हाउस खेती प्रणालियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लोटेक पॉली हाउस, इस प्रकार के पॉली हाउस की स्थापना में लागत कम लगती है और इससे बनाना बेहद आसान होता है। आमतौर पर इसका निर्माण करने के लिए बांस और लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जो ठंडी जलवायु के लिए बहुत प्रभावी कार्य करता है। मध्यम तकनीक वाले पॉली हाउस इनके निर्माण के लिए हवा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए करते हैं और इसको मजबूत करने के लिए लोहे के पाइप का उपयोग किया जाता है। अंदर के नमी के स्तर और तापमान को बनाए रखने के लिए कूलिंग पैड का उपयोग किया जाता है। हाईटेक पॉली हाउस इस प्रणाली में उचित तापमान, आर्द्रता और अन्य मापदंडों को बनाए रखने में आंतरिक जलवायु और फसल की स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वचालित नियंत्रण करता है। ये प्रणाली बेमौसम में फसल उगाने के लिए बेहद उपयोगी होती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।